रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं ओसामा। अखिलेश यादव भी अब उनका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचे हुए थे और उनका जो बयान था कि जैसा नाम वैसा काम। आप ऐसे उम्मीदवार के प्रचार में उतर रहे हैं? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को भारत का कानून और संविधान दोनों के बारे में जानकारी से बिल्कुल अभावग्रस्त इंसान के रूप में है। वैसे जो बिहार की धरती पे उन्होंने जाके बोला है, इतनी घटिया भाषा किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता। हाँ, आरएसएस और भाजपा का नेता जरूर बोल सकता है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उनकी धरती से आज, बिहार की धरती से आज एक बात कही गई, चारा चोरी करने वाले लोग, चारा काटने वाले लोग लोगों को काट लेते हैं, उनका हक अधिकार है। इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती से कही। तो हम उनको इतना ही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी, हम किसान लोग हैं। किसान चारा चोरी, चारा काट के अपना पेट पालता है, जानवर का पेट पालता है। लेकिन आप जिस कौम से आते हो या जिस वर्ग से आते हो, वो सिवाय गर्दन काटने के और दूसरे का अधिकार काटने के, उसके पास दूसरा कोई काम न कल था, न आज है और न कल रहेगा। वो फिर चाहे राजा हो उनके वर्ग का और चाहे रंक। ये बात योगी आदित्यनाथ को मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से चैलेंज करते हुए कह रहा हूं। मैं जहां उनका आवास है उसके जस्ट पीछे से ही बोल रहा हूं। कोई लंदन से नहीं बोल रहा हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ को सोच रहे हो कि लंदन से मनोज यादव बोल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को बहुत अपने भाषा को संयम रख के पिछड़ों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के वो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो इसी उत्तर प्रदेश के चारा काटने वाले लोगों की ओट से बने हो। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, तुम्हारे गला काटने वाले वर्ग जो आरएसएस के हैं, उनसे आप मुख्यमंत्री ना कभी बन पाए थे और ना कभी बन पाओगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लागू होने के बाद। और अगर योगी आदित्यनाथ जी इसी तरह की चुनाव में भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं मनोज कि जी, योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, मतलब वो नारा देते हैं। वो तो आपको उल्टा बताते हैं, या फिर वो एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं इस नारे के जरिए? देखिए, ये बीजेपी की सदैव से बात रही है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान का नाम लेके आपको सत्ता प्राप्ति हुई। यादव और मुसलमान, यादव को कहा गया वो सत्ता में बैठा था, मुस्लिम को कहा गया वो उसका भाई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी योगी आदित्यनाथ, आपने बलरामपुर का वो वीडियो देखा होगा, जो एक योगी आदित्यनाथ की जात की एक लड़की ने किसी पटेल समाज, जो कुर्मी समाज होता है, जो नीतीश जी जिस जाति से आते हैं, उस जाति के एक प्रधान को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जाति की लड़की कह रही थी, तुम ओबीसी वाले शूद्र हो। आप बताओ, योगी आदित्यनाथ के जाति की लड़की कह रही है कि तुम ओबीसी वाले शूद्र हो। तो आप कल्पना कर सकते हो कि योगी आदित्यनाथ की जाति वाले लोग ना तो यादवों को कुछ सम्मान दे रहे हैं, ना तो पटेलों को सम्मान दे रहे हैं, और ना ही इस तरह के किसी भी व्यक्ति को सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को अपनी भाषा पे बहुत संयम रखना चाहिए। अगर वो संयम नहीं रखेंगे तो मोदी जी आपके सपनों पे, जो बिहार जीतने का आपने सपना देखा था, वो निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से पलीता लगता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के लोग इस भाषा के आदी नहीं हैं। आप पिछड़ों को चारा काटने वाला कह के गला काटने वाला बताओगे तो इतना याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ जी, आपको बिहार की जनता तो माफ बिल्कुल नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश के भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो पीडीए समाज के लोग हैं, वो पूरी तरीके से जाग चुके हैं। उन्हें मालूम है कि जिस व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाया, वही व्यक्ति हमको चोर कह रहा है, शूद्र कह रहा है, अपमानित कर रहा है, जान ले रहा है। तो वो योगी आदित्यनाथ जी, ये आपका अंतिम बिहार का चुनाव का प्रचार है, जब आप जाके इस तरह का अनर्गल बयान कर सकते हैं। आगे पता नहीं बीजेपी आपको टोलेट करेगी नहीं करेगी, क्या मौका देगी नहीं देगी, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी बिहार में जो बातें कह के आ रहे हैं, वो बीजेपी को जरूर नुकसान पहुंचा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के नाम पर ध्रुवीकरण योगी आदित्यनाथ मतलब किस तरह से करते हैं, किस तरह के बयान देते हैं? अभी मैं हाल ही में सुन रहा था, 900 साल पहले हम जो है 60 करोड़ हुआ करते थे, 1945-47 में हम जो है 30 करोड़ रह गए आज, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा है। इस बात का जिक्र नहीं करते योगी आदित्यनाथ जी।
मनोज नहीं भाई। देखिए, कितने कम है कितने ज्यादा हैं उस पे सवाल जवाब किया जा सकता है, लेकिन जो कम रह गया वो उन्हीं का कम रह गया, और एक मोदी जी वाला कम रह गया, और कुछ आरएसएस वाले हैं उनके कम रह गए। नहीं, आबादी तो हिंदुओं की ठीक ठाक है। हम मेरे भी दो बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि पैनल में जितने लोग हैं शादीशुदा होंगे, और नहीं होंगे तो शादी करेंगे, और शादी होने के बाद एक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे होंगे ही होंगे। तो हिंदुओं को कम तो खुद ही तुम कर रहे हो, तुम्हारी जो मदर संस्था है वो भी कर रही है। शादीशुदा इंसान का जन्म होता है वैवाहिक जीवन जीने के लिए, और तुम सन्यास और पता नहीं कौन कौन से उसमें जाके और इस देश की हिंदुओं की आबादी कम कर रहे हो। तो ये आरोप मनोज यादव का है, ये तो व्यक्तिगत योगी फैसला है आदित्यनाथ। मनोज, ये तो का है व्यक्तिगत व्यक्तिगत फैसला मसला है भैया, एक मिनट। हम सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ है। से अब कि शादी अगर नहीं हिंदू, करना, बच्चे नहीं करना, ये व्यक्तिगत ही एक तो तो है। रुक जाओ, तो फिर किसको ये नैतिक अधिकार कहाँ उस व्यक्ति का रह जाता है कि हिंदुओं की आबादी कम है? कहाँ रह जाता है ये बताइए। अरे हिंदुओं की आबादी कोई एक आदमी थोड़ी नहीं 1 करोड़ बच्चे पैदा कर देगा, सब सही एक बात एक पैदा करेंगे तब ना हम पैदा होंगे भाई। है। तो अब पैदा बिल्कुल। कौन नहीं कर रहा है? योगी आदित्यनाथ नहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं। पैदा कौन नहीं कर रहा है? आरएसएस के लोग नहीं कर रहे हैं। पैदा कौन नहीं कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात बच्चे कम हो जाएंगे। गृह मंत्री हैं, उनके एक ही बच्चा है। अब बताओ कैसे काम चलेगा? राजनाथ सिंह के 2 ही बच्चे हैं। लालू प्रसाद जी हिंदुओं के कितने लालू प्रसाद जी हिंदुओं के कितने पुरजोर समर्थक हैं, उनके कितने बच्चे हैं बताइए, कितने बच्चे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की बकवास बात करेंगे तो आप उम्मीद करो कि मनोज यादव जवाब उसी भाषा में देंगे। हम बहुत ज्यादा कोई सुचिता की बात करने के लिए टीवी डिबेट में बैठते नहीं हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारा सवाल वैसा हमारा जवाब। कि योगी आदित्यनाथ जी बेसिर पैर की बात बिहार की जनता के बीच में जाके कर रहे हैं। एक 8.5 साल 9 साल के मुख्यमंत्री को, और एक लंबा अनुभव सांसदी का रहा है, गोरखपुर से वो लगातार सांसद के रूप में स्थापित रहे हैं। तो उनको उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के जो परिवर्तन उन्होंने किए उसके बारे में बात होनी चाहिए, या कोई एक ऐसा मानक स्थापित किया है देश में उत्तर प्रदेश ने, उसकी बात जाके बिहार में बात करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो उन्होंने कोई नोएडा का जिक्र किया, ना मुझे लगता है कि मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया होगा, ना कोई ऐसी बात कही होगी जिससे युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं के अंदर नफरत की भावना कैसे भरी जा सकती? तो मेरा सवाल यह है उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से और देश की जनता की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी से, कि क्या आपको बीजेपी ने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है, इसको आप टैगलाइन दे सकते हैं मेरी तरफ से, क्या बीजेपी आरएसएस ने आपको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि देश के नौजवानों के अंदर नफरत पैदा करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, या नेता के रूप में स्थापित है बीजेपी में? नफरत पैदा करने वाले, क्योंकि बीजेपी के अंदर कोई दूसरा नेता इस तरह का नहीं है जो इतना मुख्यमंत्री होके इस तरह का गंदा बयान देता हो। बगल का जिला है, चाहे हम माफ करिएगा बगल का स्टेट है, चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, चाहे बात कर लें उत्तराखंड की, चाहे बात कर लें हिमंता बिस्वा शर्मा को आप भूल गए हैं शायद। नहीं, वो हमारे बगल का नहीं है, हमारे बगल का नहीं है, बगल वो में थोड़ा नहीं सा है लेकिन है दूरी पे है, मुख्यमंत्री। थोड़ा दूरी पे। अरे वो तो बीजेपी के तो बिल्कुल ना है, वो तो कांग्रेसी है, पता नहीं कैसे एक्सेप्ट, और शायद कुर्सी बचाने के लिए इसी तरह के बयान देने पड़ते हैं बीजेपी में। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि योगी आदित्यनाथ देश के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय नफरत का पाठ रोज पढ़ाते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की संस्थाओं को, खासकर मीडिया को, न्यायपालिका को, विधायिका को, सबको संज्ञान लेना चाहिए कि संविधान की शपथ लेके कोई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है और क्यों बोल रहा है। जी अच्छा मनोज जी, राहुल गांधी ने ये कहा है कि एक तो मोदी जी जो है वोट के लिए स्टेज पर डांस भी करेंगे, और दूसरा नीतीश कुमार की चाबी जो है वो असली जो है बीजेपी के हाथ में। विपक्ष लगातार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि वो वोट लेने के लिए संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करता आया है, और कोर्ट ऑफ कंडक्ट में भी तमाम तरीके से नहीं जाना पड़ता है विपक्ष को। लेकिन सत्ताधारी दल के बारे में अगर बात की जाए तो वो सब कुछ करते हैं। वोट के लिए नाच क्या, ठुमका क्या, झुमका क्या, रिश्वत क्या, और कौन कौन से कर्म नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, धर्म बेचा वोट के लिए, भगवान बेचा वोट के लिए, हिंदू मुसलमान किया वोट के लिए, देश में राष्ट्रवाद की बात कही वोट के लिए। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास कोई सिंगल एक एजेंडा होगा जिसको हम आप कह सकें कि ये वोट के लिए नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का उदाहरण देके मैं इस बात को करता हूं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया,
यानी हमारे नेता ने अपनी सरकार के दौरान या लैपटॉप बांटे। हमें मालूम था, हमें मालूम था कि जो लैपटॉप हम बांट रहे हैं 20 लाख लोगों को, इसमें हमारे सारे वोटर नहीं हैं, हमारे अधिकांश वोटर नहीं है। जब मेट्रो स्टेशन बनवाया नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश लखनऊ तक, तो हमें मालूम था कि इसमें हमारे वोटर नहीं सिर्फ बैठेंगे, लेकिन बड़ी तादाद में सोच ये थी कि उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में सभी का टैक्स का पैसा लगता है। हमारा कोई ऐसा विजन नहीं है कि हमको लाभ सिर्फ अपने लोगों को देना है, ये हमारा कभी भी नहीं मुद्दा रहा है। लेकिन बीजेपी वही काम करती है जिससे कि उसके लोगों को ही लाभ हो, दूसरे आदमी को लाभ ना मिले। इसलिए मैं इतना ईमानदारी से कहूंगा कि बीजेपी कथकली से लेके और डिस्को डांस तक सब कुछ वोट के लिए कर सकती है। विपक्ष इस तरह का कृत्य नहीं करेगा। सत्ता रहे ना रहे, पद मिले ना मिले, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के किसी दल को इस तरह की कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनर्गल बयान देने का रिकॉर्ड अगर है, संवैधानिक संस्थाओं को धज्जियां बता के कोई अगर बयान दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, दूसरा कोई दल नहीं। जी।